नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की, जहां आज राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और प्रदेश में 200 में से 199 सीटों पर मतदान हो रहा है, जहां 5.25 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डाल सकेंगे। मतदान करवाने के लिए 3.25 लाख से अधिक कर्मचारी लगाए गए हैं। वहीं राजस्थान में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ कांग्रेस व मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के बीच में माना जा रहा है, जहां इन दोनों पार्टियों के नेताओं का आक्रामक चुनाव प्रचार गुरुवार शाम को थम गया। इसके बाद प्रत्याशियों ने घर घर जाकर मतदाताओं को रुझाने का प्रयास भी किया। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं। करणपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार और मौजूदा विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया है और 199 सीटों पर 1862 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, जहां मतदाताओं की संख्या 5,25,38,105 बताई जा रही है। तो राजस्थान में आज आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लेकर ये वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम को 5 बजे तक मतदान डाले जाएंगे और 200 सीटें हैं जहां पर आज मुकाबला होगा। कांग्रेस की फिलहाल सरकार है। अशोक गहलोत के खिलाफ आप बीजेपी पूरी तरीके से दमखम दिखाती हुई नजर आई है। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव आपको बता दें कि आज वो तारीख है जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। 199 सीटों पर आज वोट डाले हैं। हालांकि 200 विधानसभा सीटें हैं, पर 199 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया होगी। तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान आज शुरू हो चुका है। तैयारियां कल ही पूरी कर ली गई थी। प्रदेश में 200 में से 199 सीटों पर मतदान हो रहा है, जहां आपको ये भी बता दें कि 2.25 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग करवाने के लिए 3.25 लाख से ज्यादा कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं और वहीं पूरे प्रदेश में मतदान के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और ये भी बता दें कि शाम को 5 बजे तक ये मतदान चलेगा। तो 199 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। राजस्थान में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ कांग्रेस व मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के बीच में माना जा रहा है, जहां इन दोनों पार्टियों के नेताओं का आक्रामक चुनाव प्रचार गुरुवार शाम थम गया है। इसके बाद प्रत्याशियों ने घर घर जाकर मतदाताओं को रुझाने का भी प्रयास किया और राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं। करणपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार और मौजूदा विधायक गुरमीत सिंह के निधन के कारण वहां पर चुनाव स्थगित कर दिया गया है। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 अभी पूरा भी नहीं हुआ है। इधर भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट गई है। सोशल मीडिया पर बीजेपी का 2024 के लिए प्रचार अभियान साफ नजर आने लगा है। जी हां, बीजेपी के लिए राम मंदिर ही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। सोशल मीडिया साइट एक्स और फेसबुक पर प्रोफाइल बदलकर पार्टी ने इसके संकेत दे दिए हैं। एमपी बीजेपी ने नई प्रोफाइल पिक अपलोड कर दी है। इसमें राम मंदिर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद है। बता दें कि इनमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उसकी तारीख का भी उल्लेख किया गया है। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती है और सीएम का चेहरा कमलनाथ हो सकते हैं। ये भविष्यवाणी ग्वालियर में हनुमान सत्संग धाम श्री हरि अवतार दर्शन पीठ के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर संतोष शर्मा गुरुजी ने की है। साथ ही उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि कमलनाथ सरकार में अस्थिरता बनी रहेगी। महामंडलेश्वर स्वामी संतोष शर्मा गुरुजी ने INS 24/7 से राजनीतिक मुद्दों पर बात की। आपको दिखाते हैं। विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और 17 नवंबर को मतदान भी हो गया है और अब 3 दिसंबर को रिजल्ट यानी कि परिणाम आने वाले हैं। सभी राजनीतिक दल के लोगों प्रत्याशियों को उम्मीद लगी है कि 3 दिसंबर से उनका भाग्य मतपेटियों से बाहर निकलेगा, लेकिन इससे पहले ग्वालियर में
जो संत गुरु महाराज जी हैं, श्री हनुमान सत्संग धाम हरि अवतार दर्शन पीठ के जो महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी संतोषानंद सरस्वती जी हैं, उन्होंने जो भविष्यवाणी की है और अपना जो एक कैलकुलेशन और एक गणित बनाया है, उसके हिसाब से अब जो सरकार बनने वाली है उसका उन्होंने सीटों का भी खुलासा कर दिया है। ये मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक पीठ पर बैठने वाला महामंडलेश्वर राजगुरु की उपाधि वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे मेरा जो आकलन है वो कोई ज्योतिष नहीं है, आध्यात्मिक सिद्धांत है, जिसके आधार पर ही हम 50-55 वर्ष से जो है इस गद्दी पर बैठ करके जो भी संभव होता है मार्गदर्शन करते हैं। उसी में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वर्तमान की जिज्ञासाएं न केवल ये आपकी हैं बल्कि जनता की भी जिज्ञासा है और नेताओं की अपेक्षाओं में तो और भी अधिक है। इसीलिए उसी तारतम्य में इसका चिंतन भी किया गया है, जिसके आधार पर हमारा अपना जो आकलन है वो ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के लिए 52 से 53% सीटें मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी को 40 से 42% सीटें मिलेंगी। 8 से 10% में लगभग अदर्स और पार्टियां होंगी, जिसके आधार पर प्रथम निमंत्रण कांग्रेस को मिलना चाहिए और मिलेगा। कमलनाथ जी का चेहरा पहले से ही सामने है, इसलिए इस प्रकार की सरकार का निमंत्रण और सरकार बनने की दिशा बनना स्वाभाविक है। जो आप आंकड़े बता रहे हैं उसके आंकड़े के मुताबिक मार्जिन बहुत कम है, 55 और 42 और 45, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन पाएगी? हमने इसके बारे में भी जो अपना जो चिंतन है वो रखा है लोगों के बीच में कि सरकार कांग्रेस की बनने के उपरांत आगे चल के भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सरकार बनाएगी। तो ये थे महामंडलेश्वर स्वामी संतोष गुरुजी, और जिनका आकलन है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस को बहुमत मिलने वाला है और कमलनाथ भले ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन साथ में एक आशंका ये भी है कि सरकार की तोड़फोड़ कुछ समय बाद हो सकती है। इसके लिए कांग्रेस को अभी से सतर्क रहने की जरूरत होगी और फूक फूक कर कदम रखना होगा। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज, ग्वालियर। खैर 3 दिसंबर को ही साफ होगा कि किसकी सरकार मध्य प्रदेश में बनती है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जहाँ रबी की फसल के अच्छे उत्पादन के लिए यूरिया बहुत आवश्यक है, लेकिन इन दिनों यूरिया को लेकर किसान बेहद परेशान है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में यूरिया को लेकर किसानों की सरकारी संस्थानों पर लंबी कतार देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ यूरिया के वितरण में भी गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। MP में कहां खो गई खाद, किसान नाराज, अब हो रहा फसाद। कुछ ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के कई इलाकों से आई है। खाद नहीं मिलने से किसान नाराज है। मुरैना जिले में किसान टोकन के लिए सुबह 3-4 बजे से लाइन में लगा दिखा। यहां खाद की कमी की वजह से लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं दतिया में तो किसानों ने चक्का जाम कर दिया। कृषि उपज मंडी के मुख्य मार्ग पर ही जाम लगा दिया, नारेबाजी करते दिखे। अच्छा, क्यों आए आप, क्यों लाइन में लगे हो? सर मैं भागते बाद 3 दिन हो गए लाइन में लगते पर आज टोकन का नंबर आया, कल मेरे टोकन मिले थे, आज नंबर आया, कल दिन ने 5-5 कट्टे दिए DAP यूरिया के, आज 3-2 क्यों दे रहे हैं ये सब? मुझे 6 DAP 6 यूरिया चाहिए सर। तो अब कैसे आप लोगे फिर? सर कल फिर आना पड़ेगा मेरे को। नाम है ग्राम बावड़ी है। क्यों आए आप? खाद लेने आए सर। मिल गया खाद? अभी नहीं मिला, 2 दिन से परेशान हो रहे हैं। 3 बजे का आ रहा हूँ। सुबह 3 बजे के? हाँ सुबह 3 बजे के। क्यों आना पड़ता है सुबह 3 बजे? इतनी बड़ी लाइन लग रही है, खाद की कमी है तो आना तो पड़ेगा। प्रशासन तो लोग आते ये कह रहे खाद की जिले में कोई कमी नहीं है, फिर कौन कह रहा खाद की कोई कमी नहीं है? आए यहाँ पर देखे जब तो पता चलेगा। भिंड जिले की बात करें तो यहाँ गेहूं की बोवनी के लिए जिले के किसानों को 2.38 लाख बोरी DAP खाद की जरूरत है, लेकिन स्टॉक में मात्र 24,500 बोरियां ही हैं। सभी किसानों को पर्याप्त खाद दिया जा रहा है और लाइन की ये समस्या, लाइन क्या एकदम किसान आते हैं तो लाइन तो लगना स्वाभाविक की बात है। किसानों को कहना हमको 5 बोरी चाहिए या 10 चाहिए, वो दिए 2 जा रही हैं। अभी क्या स्टॉक में जैसे DAP का जितना स्टॉक है अपने पास, उसके हिसाब से अपन 3 बोरी DAP और यूरिया पर्याप्त है तो अपन 5-10 बोरी यूरिया दे रहे हैं। तो कोई परेशानी नहीं किसानों? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, पर्याप्त स्टॉक आ रहा है तो अपन बराबर खाद बांट रहे हैं। क्या नाम है, क्या पद है तुम्हारा?
रतलाम में तो गड़बड़ी सामने आने पर कलेक्टर ने 2 समिति के कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सरकार की ओर से राज्य विवरण संघ और विपणन संघ समिति के जरिए यूरिया दिया जाता है। यहाँ पर दोनों के मिलाकर 576 केंद्र हैं। वहीं निजी विक्रेताओं की संख्या की बात की जाए तो ये 8000 से अधिक हैं। ऐसी स्थिति में यूरिया की कालाबाजारी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को मैहर दौरे पर रहे, जहां वह पत्नी साधना सिंह के साथ मां शारदा मंदिर पहुंचे। इस दौरान दोनों ने मां शारदा की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान शारदा प्रबंध समिति के पूर्व प्रधान पुजारी स्वर्गीय देवी प्रसाद के घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। पुजारी देवी प्रसाद का निधन 15 नवंबर को हुआ था। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैहर माई की कृपा से यहाँ मैहर लोग बनेगा। साथ ही उन्होंने इस बार MP में भाजपा की बड़ी जीत का दावा किया है। मां की कृपा प्रदेश की जनता पर, देश की जनता पर हमेशा बरसती रहे। उन्हीं की कृपा से मध्य प्रदेश आज विकसित प्रांतों की पांत में खड़ा हो गया है और अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं, जिनमें समाज का हर वर्ग, लेकिन माँ बहन और बेटी के सशक्तिकरण की लाडली बहना, उसके पहले लाडली लक्ष्मी और अब आगे का संकल्प है लखपति बहना। तो एक नहीं अनेकों अभियान चले और माँ की कृपा से ही प्रदेश की समृद्धि और विकास के पथ पर हम लोग ले जा पाए। इधर ग्वालियर में 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से डाक मत पत्रों के बाद EVM के वोटों की गिनती होगी। मतगणना कार्य में तैनात अधिकारी, कर्मचारी और माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। राज्य स्तरीय ट्रेनर ने EVM के वोट और डाक मत पत्र गिनने की बारीकियों को सिखाया और 2 दिसंबर को एक बार फिर से फाइनल रिहर्सल की जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने कहा है कि सहज भाव और तनाव मुक्त होकर वह पूरी सतर्कता के साथ वोटों की गिनती करें और गणना अभिकर्ताओं की शंकाओं का समाधान भी करें। बता दें कि गुरुवार को हुए प्रथम चरण के प्रशिक्षण में 160 पर्यवेक्षक, 182 गणना सहायकों सहित लगभग 550 अधिकारियों और कर्मचारियों, 156 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अलावा 160 माइक्रो ऑब्जर्वर को भी मतगणना का प्रशिक्षण दिया गया। सुपरवाइजर्स, काउंटिंग असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर्स, इन 3 श्रेणी के लोगों को हमने आमंत्रित किया था और मतगणना की तमाम सारी बारीकियों से हमने उन्हें अवगत कराया है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये है कि पोस्टल बैलेट की मतगणना कैसे होनी है, EVM के थ्रू मतगणना कैसे होनी है और वीवीपैट की जो स्लिप्स हैं उनके माध्यम से उनकी काउंटिंग कैसे होनी है। इन तीनों तरह की प्रक्रियाओं पर आज हमने उन्हें विस्तार से जानकारी दी है। इधर ग्वालियर के बहुचर्चित PHE घोटाले में अब 2 करोड़ रुपए का नया पेच सामने आया है। 2 करोड़ रुपए का ये अंतर ट्रेजरी और PHE विभाग की जांच के सामने आया है। ऐसे में कौन सी रिपोर्ट सही है, ये पता लगाने के लिए PHE फिर जांच करेगी और इसकी तैयारी में है। वहीं मामले में PHE ने जांच रिपोर्ट पुलिस को नहीं सौंपी है। दरअसल PHE विभाग में करीब 18 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। वेतन और भत्तों के नाम पर फर्जी तैयारी कर रुपए निकाले गए हैं, जिसकी जांच पुलिस, ट्रेजरी और PHE विभाग कर रहा है। ट्रेजरी विभाग की जांच में घोटाला 16.42 करोड़ का बताया जा रहा है, जबकि PHE विभाग की जांच रिपोर्ट में घोटाला 18.30 करोड़ का बताया जा रहा है। ट्रेजरी और PHE की जांच रिपोर्ट में घोटाले की रकम में अंतर क्यों है और उस पर सवाल भी अब उठ रहे हैं। ग्वालियर मुख्य अभियंता PHE ने घोटाले की नई सिरे से जांच कराने के लिए मुख्यालय को पत्र भेजा है। इन्वेस्टिगेशन है वो इंडिपेंडेंट चल रहा है। हालांकि कुछ जो जानकारी हमें इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से चाहिए वो अलग अलग डिपार्टमेंटों से मांगी जा रही है। किस डिपार्टमेंट ने क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उसका हमारे इन्वेस्टिगेशन में क्या जो फर्क पड़ेगा वो हम एक DPO साहब से बैठ के
एक बार विस्तृत चर्चा करेंगे। जो विभागीय जांच दल बनाया उसमें कि इसमें बहुत से ऐसे कर्मचारियों के नाम अंकित हैं, उनके नाम से राशि आहरित की गई है ट्रेजरी से, जो पूर्व में पीएचई विभाग में कार्यरत थे, या तो वो रिटायर हो गए या नौकरी छोड़ गए या फिर वो मृत हो गए। इधर रीवा की श्याम साहू मेडिकल कॉलेज के डीन ने नेशनल मेडिकल काउंसिल की नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 11वीं और 12वीं में जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स से पढ़ाई कर रहे हैं या करेंगे, वो भी मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेकर डॉक्टर बन सकते हैं। बस उन्हें अलग से बायोलॉजी की परीक्षा भी पास करनी होगी। दरअसल उन छात्रों को एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर बायोलॉजी की परीक्षा देनी होगी और ये काफी जरूरी भी होगा। ये एग्जाम किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दिया जा सकता है। ये कि मतलब प्राइवेट और मतलब रेगुलर तो लोग तैयारी कर ही रहे थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे वो रेगुलर स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे नीट के लिए। काफ़ी सारी कंपटीशन भी थी, अब प्राइवेट भी अलाउ कर दिया है तो डेफिनेटली कंपटीशन तो बढ़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो रेगुलर में स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं उनका कंपटीशन का लेवल अलग है, प्राइवेट वालों का अलग है, तो उस चीज़ में जहाँ तक है वो कंपटीशन को फाइट करना भी एक काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो रेगुलर स्टूडेंट्स को बीट इतनी आसानी से कर पाएंगे। हाँ, एक रिट पिटिशन इस पर दायर हुई थी कि जो केवल वही पात्र हुआ करते थे जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के स्टूडेंट होते थे। अभी एडिशनली उसमें जो आया है कि बायोटेक्नोलॉजी विथ इंग्लिश जो है अलॉन्ग विथ इंग्लिश, अगर वो भी स्टूडेंट है तो उनको भी वो भी एलिजिबल हो जाएंगे नीट एग्जाम। इधर खजुराहो में शिल्प बुनाई महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये आयोजन शिल्प ग्राम में किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के करीब 25 हस्तशिल्पकार को प्रदर्शन करने के लिए लाया गया है, ताकि मेले में भारतीय शिल्पकला के विभिन्न विधाओं के उत्पादों को प्रदर्शित किया जा सके। लेकिन महोत्सव में सम्मिलित हस्तशिल्पकार ग्राहक नहीं मिलने से काफी मायूस भी है। कहा जा रहा है कि महोत्सव को लेकर तो प्रचार प्रसार किया गया है और न ही स्थानीय लोगों को इस आयोजन के संबंध में कोई भी जानकारी दी गई है। ग्वालियर के से लगा हुआ हैंडीक्राफ्ट का प्रोग्राम है। 25 शिल्पी लोग आए हैं यहाँ पे, सब लोग आए हैं, जैसा होगा 7 दिन का प्रोग्राम है। हस्तशिल्प विकास निगम ग्वालियर से आयोजन किया गया है और मैं मिट्टी के सामान रखे हूँ और यहाँ पर मान के चलना कि कोई आता नहीं है और यहाँ तो लगभग मेरे ख्याल से हमें तो बोनी भी नहीं है। सही है। चल सीधे बात कर लेते हैं उज्जैन की, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान महाकाल के लिए दर्शन करने पहुंचे और पत्नी साधना सिंह की पूजा अर्चना। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान पनौती शब्द का इस्तेमाल करना बताता है उनकी बुद्धि मारी गई है, वह अंधे हो गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को बताया राष्ट्र शर्मा और 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर कहा सभी राज्यों में भाजपा को भारी सफलता मिलेगी। तो उज्जैन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ पूजा अर्चना करी। बाबा महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां उज्जैन में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर रहे हैं पत्नी साधना सिंह के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। वहीं पनौती वाले बयान पर उन्होंने पलटवार किया है और राहुल गांधी को राष्ट्र शर्म कहा है। दरअसल पूरा मामला है जहां पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कह दिया था, जिसके बाद अब राजनीति भी शुरू हो गई और यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पलटवार किया है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरें।